बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार एवं प्रणाम, स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, इकाई प्रथम, अध्याय प्रथम, विषय ऊष्मागतिक प्रथम, जिसको हमने बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के रूप में चुना है, उक्त विषय पर हम अपने व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे, जिसमें हमने विभिन्न शीर्षक, उपशीर्षक जैसे तंत्र, पारिपार्श्विक, परिसीमा, तंत्र की परिभाषा, तंत्र के प्रमुख गुणों का विस्तार से अध्ययन किया था। और हमने अपने व्याख्यानों में ये भी प्रस्तुत किया था कि तंत्र के गुण दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक एवं विस्तीर्ण गुण। उसमें मात्रात्मक गुण वो होते हैं जिसमें जो तंत्र की मात्रा पर निर्भर करते हैं। विशिष्ट या गहन गुण वो होते हैं जो प्रकृति पर निर्भर करते हैं, मात्रा पर निर्भर नहीं। पुनः संक्षिप्त में मैं दोहरा देता हूँ। तंत्र के गुणों के प्रकार में मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण एवं विशिष्ट या गहन गुण होता है। मात्रात्मक गुण वे गुण होते हैं जो तंत्र की मात्रा पर निर्भर करते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड में सम्मिलित जितनी भी ऊर्जाएं हैं, उन सबको हमने मात्रात्मक गुणों के रूप में क्रमबद्ध तरीके से पिरोया था। विशिष्ट एवं गहन गुण वो गुण होते हैं तंत्र के जो तंत्र की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जिसमें हमने दृष्टांत के रूप में बताया था विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियाँ, घटनाएं, शांता, प्रस्तनाव, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण इत्यादि। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे अवस्था फलन एवं पथ फलन। फिर से इस शीर्षक को मैं आप सभी के सम्मुख पुनः दोहरा देना चाहता हूँ। यह शीर्षक दो उप शीर्षकों में उप विभाजित है। पहला वाला अवस्था फलन है, दूसरा वाला पथ फलन है। इन दोनों उप शीर्षकों का ऊष्मागतिकी में किस प्रकार से योगदान है, ऊष्मागतिक राशियों, अवस्था चरों को किस तरह से सुपरिभाषित किया जाता है, मैंने दो समूह श्याम पट्ट पर अंकित किए हैं, बनाए हैं। समूह ए में जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, एच एंथैल्पी, एस एंट्रोपी, ए हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, यू और ई आंतरिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। समूह बी कार्य एवं ऊष्मा को दर्शाता है। समूह बी में कार्य और ऊष्मा को प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया गया है। इनके परिवर्तनों का सही सूत्र, सही तरीका कौन सा होगा? माना कि समूह ए से हमने एक समूह ए से हमने एक भौतिक राशि को प्रदर्शित किया है, जिसके हमने चार विकल्प जो है प्रस्तुत किए हैं। विकल्प जो है डी जी, डेल जी, डेल्टा जी और डेल्टा जी। इसी तरह से समूह बी से हमने कार्य को चुना है। इसको परिवर्तन के लिए हमने चार विकल्प हमने यहाँ पर लिखे हैं, डी डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू और फोर्थ और थर्ड विकल्प, तृतीय विकल्प। इनके परिवर्तनों को हम चार प्रतीकों के माध्यम से श्याम पट्ट पर जो है चारों प्रतीकों को हम अंकित कर रहे हैं। डी जिसको अवकलित कहा जाता है, इसको परिमित डेल कहा जाता है और ये आंशिक अवकलज को दर्शाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा सवाल आपसे ये है, यदि समूह ए से
गिब्स मुक्त ऊर्जा जी को चयन किया जाए तो उसके चयन का, उसके परिवर्तन का सही सूत्र ऊष्मागतिकी के दृष्टिकोण से कई सही होगा। इसके लिए मैंने 4 विकल्प लिखे हैं। पहला वाला विकल्प डी जी, डेल जी, और ये आंशिक के रूप में लिखा है। आपका जवाब जिस तरह से आपके दिमाग में भ्रांतियाँ हैं, आपका जवाब जो कुछ भी हो, प्रश्न का जो जवाब जो है वो मैं सही जवाब जो है आपका यहाँ पर श्याम पट्टे पर मैं अंकित कर रहा हूँ। डी जी सही होगा और डेल जी ये सही जवाब होगा, ये गलत जवाब होगा। इसी तरह से जो है अगला वाला मेरा सवाल, अगला वाला मेरा प्रश्न विद्यार्थियों से है कि यदि हम कार्य W और ऊष्मा Q को यदि हम ऊष्मागतिक दृष्टिकोण से रूप में यदि हम प्रदर्शित करना चाहें तो सही तरीका कौन सा होगा? क्योंकि परिवर्तन के हमारे पास में 4 प्रतीक हैं जो मैंने श्याम पट्टे पर अंकित किए हैं। फिर से जो है विकल्प DW और डेल W और तीसरा और चौथा विकल्प जो होगा, आपका जवाब कौन सा होगा इसके बारे में उसको सुनिश्चित करने के लिए, उस जवाब को सही करने के लिए, जैसे मैंने जवाब समूह ऐसे लिया है, उस जवाब का सुनिश्चित करने के लिए मैं उसमें आपको सुस्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहला वाला जो है जहां DW लिखा है वो गलत है और दूसरा DW लिखा हुआ है वो गलत जवाब होगा। सही जवाब होगा वो डेल्टा W होगा और डेल्टा W होगा। इन्हीं ऊष्मागतिक राशियों को इन विभिन्न प्रतीकों के रूप में अंतर को, परिवर्तन को सुपरिभाषित करने के लिए अवस्था फलन एवं पद फलन का आविष्कार हुआ। सबसे पहले बारी बारी से मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने अ वाला जो बिंदु है वो अवस्था फलन का लिखा है। अवस्था फलन को समझने के लिए अवस्था फलन क्या होते हैं, पद फलन को बाद में हम चर्चा करेंगे। अवस्था फलन को सुपरिभाषित करने के लिए हमने यहाँ पर सजीव प्रजाति के रूप में कोई भी n वस्तु को हमने चुना है जो S1 और S2, यहाँ पर S1 प्रथम अवस्था निवास को दर्शाती है, S2 महाविद्यालय द्वितीय अवस्था को दर्शाती है। सजीव प्रजाति के रूप में हम भी हो सकते हैं, विद्यार्थी भी हो सकते हैं जो अपने निवास से महाविद्यालय की ओर अध्यापन हेतु चलायमान होते हैं, प्रस्थान करते हैं। ये सजीव वस्तु वो इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी कार्य के, किसी भी दायित्व के सफल संचालन के लिए पेट में कुछ सामग्री का उपस्थित होना, विद्यमान होना आवश्यक होता है। भूखे पेट बिना ऊर्जा के हम किसी भी कार्य को संपादित, निष्पादित, संचालन नहीं कर सकते। इसी क्रम में हमने यहाँ पर जो है कोई भी सजीव प्रजाति जो अवस्था S1 से S2 की ओर जो है चलायमान होती है, प्रस्थान करती है। और हमने भोजन के रूप में, नाश्ते के रूप में जो भी खुद भी हमने खाद्य सामग्री ग्रहण की है। और कोई भी जो विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन हेतु अपने निवास, जिसको हमने S1 प्रथम अवस्था कहा है, S2 महाविद्यालय की ओर प्रस्थान करता है। आप देखते हैं जो भी नाश्ता या दोपहर का भोजन जो है बच्चा या स्टूडेंट या कोई भी विद्यार्थी या हम ग्रहण करते हैं, आप देखेंगे 4 घंटे के पश्चात या कुछ समय के पश्चात जैसे जैसे समय गुजरता हुआ जाता है, आप देखेंगे पाचन प्रक्रिया के दौरान जो नाश्ता, जो खाद्य सामग्री हमने ग्रहण की है 400 ग्राम से घट करके 200 ग्राम रह जाती है। और S2 पर जैसे ही विद्यार्थी पहुंचता है, पुनः इस चीज़ को समझिए, S1 निवास, S1 जो अवस्था है निवास को बताती है, S2 जो है महाविद्यालय की अवस्था को बताती है, S2 जो है तत्पश्चात कोई भी सजीव प्रजाति जब अवस्था 1 से अवस्था 2 को प्रस्थान करती है और उसके अंदर उसके भोजन नाश्ते के रूप में संग्रहित जो ऊर्जा की है, उस ऊर्जा का वजन माना कि जो है 400 ग्राम है। आप देखेंगे एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान, पाचन प्रक्रिया के दौरान ये जो नाश्ता है जिसका वजन 400 ग्राम था, इसकी मात्रा 400 ग्राम थी। समय गुजरने के पश्चात, समय के व्यतीत होने के पश्चात, समय परिवर्तन के पश्चात में ये वजन घट करके 400 ग्राम से 200 ग्राम रह जाती
है, अर्थात S1 निवास स्थान पर विद्यार्थी के लिए उसका वजन 400 ग्राम था। 4 घंटे के पश्चात अध्ययन अध्यापन के पश्चात जब वो S2 में महाविद्यालय में जो है अध्ययन अध्यापन करता है तो अध्ययन अध्यापन करने के पश्चात में देखेंगे उसका वजन 200 ग्राम रह जाता है। जाहिर सी बात है, उक्त रोचक उदाहरण के माध्यम से हम ये मान सकते हैं कि चूँकि नाश्ता है या भोजन है, कोई भी खाद्य सामग्री है, चाहे सजीव में हो चाहे निर्जीव में हो, बिना ऊर्जा प्रदान किए हुए एक ऐसी शाश्वत मशीन का संचालन करना असंभव है जो बिना ऊर्जा ग्रहण किए हुए कार्य की सतत प्राप्ति को और अग्रसर हो। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएँ हैं, चाहे वो ऊर्जाएँ जो है वो समस्त ऊर्जाएं, चाहे गिब्स के रूप में हो, जी के एंथैल्पी के रूप में हो, सब अवस्था फलन को दर्शाती है और इनके परिवर्तनों को डी अथवा डेल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनके परिवर्तनों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। डी अथवा दैट इज ऑफ डेल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर से समझिए, अवस्था फलन को दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण हम रोचक दृष्टांत उदाहरण को लेते हैं जिसमें कोई भी सजीव प्रजाति अवस्था S1 पर स्थित होती है। सजीव प्रजाति के रूप में हम हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, और S2 जो है महाविद्यालय प्रावस्था को दर्शाता है। और महाविद्यालय प्रावस्था को दर्शाने के पश्चात में आप देखेंगे जब कोई भी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, किसी भी कार्य के सफल संचालन के लिए, सही दायित्व के लिए, कार्य के सही निष्पादन के लिए भोजन सामग्री या हमारे पास में जो मानव तंत्र में किसी भी खाद्य सामग्री का उपस्थित होना आवश्यक होता है। माना कि हमने नाश्ते के रूप में या हमने कोई दोपहर के भोजन के रूप में जो भी हमने खाद्य सामग्री ली है उसका वजन जो है माना कि 400 ग्राम है। समय होने के पश्चात विद्यार्थी S1 जो निवास प्रथम अवस्था को दर्शाता है, S2 महाविद्यालय द्वितीय अवस्था को दर्शाता है। 4 घंटे के पश्चात में पाचन क्रिया के दौरान इस खाद्य सामग्री का जो वजन है 400 ग्राम से घट करके 200 ग्राम रह जाता है। जाहिर सी बात है, ये खाद्य सामग्री जो है ऊर्जा को दर्शाती है, अर्थात अवस्था प्रथम और अवस्था द्वितीय पर जो है निर्भर करती है। अतः संक्षिप्त में अवस्था फलन वे फलन होते हैं जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं और पथ पर निर्भर नहीं करते, अवस्था फलन कहलाते हैं। अवस्था फलनों के परिवर्तनों को प्रतीक डी और डेल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर डी जो है अवकलित को दर्शाता है और डेल जो है यहाँ पर परिमित को दर्शाता है। ब्रह्मांड में सम्मिलित जितने भी तरह की ऊर्जाएं हैं उन सभी ऊर्जाओं को हम अवस्था फलन के रूप में सुपरिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि ये अवस्थाओं पर निर्भर करती है, जिसका रोचक दृष्टांत हमने शाम पट्टे पर अंकित करके दर्शाया गया है। जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, H एंथैल्पी, S एंट्रोपी, A हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, U और E आंतरिक ऊर्जा है, ये समस्त अवस्था फलनों को दर्शाती है। हमारे पास में जो है इनके परिवर्तनों को D और डेल के द्वारा समझाया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सम्मुख जो है अभी बताना चाहूँगा कि D और जो हमने लिखा है D और डेल जो होता है ये क्या होता है। एक टेबल पे जो है इस डस्टर को देखिए आप, इस डस्टर को जो है D और डेल, हम यहाँ पर जो है इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि डी और डेल क्या होता है। कॉर्नर पर मैंने ब्लैक बोर्ड पर शाम पट्टे के ठीक कोने पर इस डस्टर को मैंने जो है रखा हुआ है। इसकी स्थिति में परिवर्तन दो तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखेंगे पहला वाला जो देखेंगे, मैंने जो है इसको हल्का सा जो है इसको गति प्रदान की है, ये पहली स्थिति में परिवर्तन है। ये और दूसरी स्थिति में परिवर्तन है, मैं इस डस्टर को विस्थापित करके इसको मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ। जाहिर सी बात है, आप इस तरह से पहली वाली जो स्थिति है अनंत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, उसको हम डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो है इस तरह से जो है आप देखेंगे इतनी दूरी पर जो है ये डस्टर विस्थापित होता है, ये डेल यानी परिमित को दर्शाता है। अर्थात कदम का छोटे रूप में चलना, एक जो कैदी होता है उस कैदी के पैर में जो बेड़ियाँ होती है तो वो चलेगा, तो ऐसी स्थिति में जो है उसकी जो स्थिति है वो डी अवकलित के द्वारा दर्शाई जाएगी। बिना कैदी वाला स्वतंत्र आम आदमी जब चलेगा तो ऐसी स्थिति में उसके कदमों की जो स्थिति है वो डेल के द्वारा दर्शाई जाएगी। अर्थात डी सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है। प्रिय विद्यार्थियों, फिर से समझिए इसको कि जितने भी अवस्था फलन है उन अवस्था फलनों को
को हम डी और डेल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि डी और डेल जो प्रतीक है ऊष्मागतिक राशियों में जो परिवर्तन है उनको किस प्रकार से दर्शाता है। संक्षिप्त में डी जो है सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाएगा और डेल जो है परिमित परिवर्तन को दर्शाएगा। यदि कोई भी जो कैदी जिसके पैर में बेड़ियाँ पड़ी हुई है, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे पैर तो ज़्यादा खोलता है, लेकिन उसके जो पैरों के जो कदम है, उसके जो कदम है जितना आवश्यकता अनुसार जिस हिसाब से खुलने चाहिए, बढ़ने चाहिए, वो नहीं पढ़ पाता। तो ये वाला जो है उसके कदमों की जो स्थिति डी के रूप में कहलाएगी। स्वतंत्र मानव है जिसके पैर में बेड़ियाँ नहीं है, वो डेल के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। स्वतंत्र है, बड़े बड़े लंबी दूरी पर जो कदम प्रदर्शित करेगा वो डेल कहलाएगा, और छोटे जो वाला जो परिवर्तन होगा वो डी कहलाएगा। फिर से दोहराता हूँ, मैं डस्टर की स्थिति कोने पर, इसमें इसकी स्थिति को मैं चेंज करता हूँ, हल्का सा डी कहलाएगा। और यदि ज़्यादा हमने इसमें जो परिवर्तन किया है जिसको प्रेक्षित किया जा सकते हैं वो वाला जो है डेल के द्वारा कहलाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात ब्रह्मांड में सब जितनी भी ऊर्जाएं हैं, अब देखिए इनका जो परिवर्तन होगा दो तरह से परिवर्तन होगा। इनका परिवर्तन डी जी, डी एच, डी एस, डी ए, डी यू संपूर्ण ऊर्जा ये है। परिमित परिवर्तन ये होगा। इनका जो है इसका नामकरण अवकलित होगा, इसका नामकरण डेल होगा। अब ऊष्मागतिक समीकरण से इस अवस्था फलन को किस ढंग से रखा जाएगा। एक तरीका, एक बात आपका समस्त विद्यार्थियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इनको 1 और 2 प्रतीक के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। 1 और 2 जो बिंदु होते हैं 1 और 2 अंकों के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरणार्थ हमने यहाँ पे लिखा है 1 और 2, अंदर है यहाँ पे डी जी। डी जी ऐसी स्थिति में इस जी जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है इसकी स्थिति एक कैदी की तरह है। इसका गति संपन्न होगी लेकिन एक सीमा में होगी, खुल करके सामने नहीं आएगा। इसको बोला जाता है अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। जैसे इस इंटीग्रल को समाकलन को खोला जाता है तो G2 - G1, क्योंकि A और 2 जो अंक हैं अवस्था फलनों के रूप में प्रयोग में ले जाते हैं और इन दोनों को हमें पुनः बांधना है। तो ये डेल जी यानी कि परिमित फॉर्म में, परिमित रूप में जो है इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह से जो है आप एंथैल्पी के रूप में भी इस तरह से जो है आप इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। ये देखिए 1/2 DH बराबर H2 - H1 डेल H। यहाँ पर जो है बंधा हुआ है। डी सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाएगा, डेल जो है परिमित परिवर्तन को दर्शाएगा। ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन, सूचना, जानकारी अवस्था फलनों के बारे में थी, जिसको मैंने एक रोचक दृष्टांत की सहायता से समझाया है। चलिए हम चर्चा करते हैं। हमारा दूसरा वाला जो बिंदु है वो ये हमारे पास में यहाँ पर है पथफलन। पथफलन के लिए फिर से मैं एक रोचक उदाहरण दृष्टांत जो है ये सुपरिभाषित करता हूँ। मैंने श्याम पट्टे पर एक यहाँ पर एक बल्ब या एक गैस बर्नर जो जलती हुई स्थिति में है उसको मैं यहाँ पर अंकित किया है। आप देखेंगे जब जलता हुआ जो बल्ब होगा, जलती हुई वाली जो ज्योति होगी, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे इस वाले पथ पर जो है इसकी तीक्ष्णता, इसकी तीव्रता का मान, ज्योति का मान, चमक का मान, जो जलता हुआ बल्ब है तीक्ष्ण होगा, ज़्यादा होगा। मोमबत्ती भी ले सकते हैं आप इसको। लेकिन इतनी दूर पर जाने के पश्चात में इसकी ज्योति, इसकी चमक, इसकी तीव्रता, इसकी तीक्ष्णता समाप्त हो जाती है। जाहिर सी बात है ये पीछे जो घटना ऊष्मागतिक राशि की है, जो पथ P1 पर ज़्यादा है, P2 पर इतनी दूरी, इतना सफ़र तय करने के पश्चात इसकी तीक्ष्णता, इसकी चमक, दिव्य ज्योति समाप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा जो है ये पथफलन को दर्शाती है, क्योंकि इतनी दूरी पथ पर, इतने रास्ते पर जाकर के इतने पूरी दूरी तय करने के पश्चात इसकी तीव्रता समाप्त की जाती है। इसी तरह से कार्य है। जब भी मानव तंत्र अगर अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा नहीं, स्थिर स्थिति में रहेगा, ऊष्मागति की ये कहती है, ऊष्मागति का ये सिद्धांत है कि लिविंग स्पीशीज, सजीव प्रजाति और निर्जीव प्रजाति दोनों की दोनों यदि एक ही जगह पर है, यदि उसका गतिमान नहीं है, चलायमान नहीं है, उसमें यदि किसी तरह की कोई गति संपन्न नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किए गए कार्य का मान शून्य होगा। कुल मिलाकर के दूसरी ऊष्मागतिक राशि जो पथ पर निर्भर करती है वो कार्य जो है उसको हम सुपरिभाषित करते हैं W और Q। पथफलन है। अब देखिए
इनके परिवर्तनों को ये उदाहरण हो गया पथ फलन जो पदों पर निर्भर करते हैं। जैसा कि मैंने एक यहाँ पर जो है एक मोमबत्ती, एक बल्ब, एक गैस बर्नर का उदाहरण देकर के बताया कि इस बिंदु पर जो है इस पाथ P1 पर देखेंगे आप, इसकी दिव्य ज्योति का मान, इसकी चमक का मान जो है कम है। इतनी दूरी करने के पश्चात में जो तीक्ष्णता है उसका मान कम हो जाता है, ज्योति कम हो जाती है, चमक कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊष्मा पथ पर निर्भर करती है, इसी तरह से कार्य पर निर्भर करती है। अगर जो है हम यहाँ पर एक ही जगह पर, हमारे घरों पर एक ही जगह पर हम बैठे रहें तो ऊष्मागतिकी की दृष्टिकोण से उसमें संपादित कार्य, संचालन कार्य का मान शून्य होता है। अर्थात कार्य ऊष्मा दोनों जो है पथ फलन को दर्शाते हैं, पथों पर निर्भर करते हैं। आगे देखिए, इनके प्रतीकों को देखेंगे आप। डेल्टा आंशिक इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर कोई भी स्टूडेंट W2 - W1 लिखता है तो गलत होगा, क्योंकि 1 और 2 जो है ये अवस्था फलनों के अंकों को दर्शाते हैं। आपको बाहर निकालना है तो डेल्टा W सीधा बिना किसी 1 या 2 अंक के आप W को बाहर निकाल सकते हैं। ये इसको ऊष्मागतिक दृष्टिकोण से लिखने का सही तरीका होगा। इसी तरह से यदि कोई भी जो विद्यार्थी Q2 - Q1 लिखता है समाकलन के बाद में, ये यहाँ पर वो इस तरह से लिखता है 1 2 डेल्टा Q = Q2 दैट इज माइनस Q1 लिखता है। तो ऐसी स्थिति में जो है उसका ऊष्मागतिक दृष्टिकोण से लिखना गलत होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था अवस्था फलन पथ फलन के बारे में। अवस्था फलन और पथ फलनों के सही ढंग से पुनः हम यहाँ आते हैं। ये देखिए, जो हमारा प्रारंभिक जो सवाल था DG और डेल जी सही होगा, क्योंकि ये जो प्रतीक है ये पथ फलन के लिए है, ये पथ फलन के लिए, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जी अवस्था फलन है दोनों के लिए डी और डेल। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे हमने DW लिखा है क्योंकि अवस्था फलन है, SF है, यहाँ पर डेल W SF है, और ये जो है हमने यहाँ पर आंशिक लिखा है डेल्टा W, ये सही जवाब होगा। तो आपके दिमाग में सबसे पहले अवस्था फलन और पथ फलनों से संबंधित महत्वपूर्ण ऊष्मागतिकी की जानकारी, आपके दिमाग में ये धारणा जो है इसके मूलभूत सिद्धांत पूर्णतः जो है साफ सुस्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऊष्मागतिक राशियों को परिवर्तन के समय किस तरह से सही रूप से जो है अवस्था फलन और पथ फलनों को निरूपित किया जाए। तभी आने वाले व्याख्यानों में इन ऊष्मागतिक भौतिक राशियों को सही लिखने में मदद होगी, और हमारा आने वाले जितने भी व्यंजक है ऊष्मागतिकी समय समीकरण है, दृष्टांत है, उनको सही तरीके से विभिन्न प्रयोग, वैज्ञानिक प्रयोग, तार्किक विभिन्न प्रकार की अभिधारणा है, उनको सही मामले में जो है हम उनका निष्पादन कर सकें, उनका संचालन कर सकें। और इसी के साथ ही कल हम एक नया बहुत ही रोचक शीर्षक ऊष्मागतिकी प्रथम से अध्ययन करेंगे, और जिसका नामकरण है ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। या आने वाले दिवसों में हम अगले व्याख्यानों में ऊष्मागतिकीय प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि आप लोगों को धन्यवाद, आभार।